तो बिल्कुल सही है कि एक कांग्रेस के लिए इस वक्त एक मुश्किल घड़ी है। एक ऐसा दौर चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के सामने मेरा कहना यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जैसे विजय शंकर जी ने अभी उदाहरण दिए, 69 में, 79-80 में, 96 के बाद हमने लगातार देखा, प्रशांत जी ने भी अभी उदाहरण दिया था कि कांग्रेस अपने सर्वाधिक दीनहीन और निर्बल दुर्बल आकार में हमारे सामने प्रस्तुत होती रही है। और कई बार ऐसे लगा है कि कांग्रेस अब विलुप्त हो गई है, या कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो गई है जो शायद अब दोबारा पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी। लेकिन ये अपने स्तर पर हो सकता है, जो तात्कालिक स्थितियां परिस्थितियां होती हैं तो हम ये सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो कुछ सुझाव और जो कारण निकल के आए हैं, अगर मैं उन सब का निचोड़ निकालूं तो ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, एक अभी तक जो नहीं होता था, जो बीते 8 वर्षों में हुआ है, और हमने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उनका सर्वाधिक दुरुपयोग होते देखा है कि जो, जैसे कि विजय शंकर जी ने कहा, अगर मैं उनके सारांश निकालूं कि नकली मुद्दों ने असली मुद्दे ढक दिए हैं। असली मुद्दे यानी वो बेरोजगारी हो सकता है, वो महंगाई हो सकती है, वो कानून और व्यवस्था की हो सकती है, वो सांप्रदायिक उन्माद और नफरत का हो सकता है। और जो नकली मुद्दे हैं, वो हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो सांप्रदायिक विभाजन के आधार पे। तो जब लोगों के दिमाग से ये बात उतर जाती है कि कोई भी उसकी उपलब्धियों के आधार पर नहीं, सरकार की उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि वो एक जो वैचारिक बंटवारा है उस आधार पर वोट करे, यानी पेट्रोल चाहे वो 200 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन जब वो वोट देने आएंगे तो कहेंगे भाई ये तो हिंदुओं को तो एक राष्ट्रीय धर्म हो गया है, उनको तो मुसलमानों के खिलाफ वोट करना ही है, और हिंदुओं के हितों के लिए लड़ने वाली एकमात्र पार्टी ये है। तो देखिए, वैचारिक ध्रुवीकरण तो आज 47 में भी था, जनसंघ भी था, तब यही विचार था। तो तब जब जनसंघ खत्म हो गया तो लोगों ने कहा कि शायद ये विचार मर गया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में फिर वो विचार जिंदा हुआ। कांग्रेस भी एक विचार के रूप में रहा है, आजादी के आंदोलन के बाद से रहा है, और जिसने इस देश के संविधान की नींव रखी, और संवैधानिक ढांचे में कांग्रेस काम करती रही है। तो अब जो स्थितियां कांग्रेस के सामने आ रही हैं, जैसे कि अभी प्रशांत जी ने कहा था कि जब 2019 के चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, तो राहुल गांधी तो ने ठंडे हुए थे, क्योंकि मेहनत उन्होंने उस चुनाव में काफी की थी, और एक नैतिक रूप से उन्होंने पराजय की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। और अगर आपको याद हो तो शरद पवार के पास गए थे कि वो यूपीए चेयरपर्सन का पद संभालें, और राहुल गांधी खुद भी अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। उस समय थोड़ा सा जो ब्रेक आया, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भले ही वो सत्ता में हो, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में बड़े अनमने ढंग से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। ना प्रचार अभियान सुव्यवस्थित था, ना प्रत्याशियों का चयन बहुत गंभीरता से किया गया था। यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें संपूर्ण कोंकण का जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो पूरे कोंकण में तक नहीं गए थे। तो जब केवल 3 लोग मिलकर के, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी अगर करके कुछ नहीं कर सकते, आपकी जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रथम श्रेणी के नेता हैं, दरअसल उन लोगों ने अब थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ किनारा किया है, और यही एक कांग्रेस के लिए एक दुर्बलता का कारण है। आपको अभी तक तो ये रहा है कांग्रेस पार्टी में कि वो नई पीढ़ी के लिए अवसर देते रहे हैं। हमने इधर देखा है कि अब नई पीढ़ी को पार्टी के भीतर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और ये केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं, अगर हम संपूर्ण लोकतांत्रिक परिदृश्य में देखें तो एनसीपी में और तृणमूल कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, सभी में ये है कि नई पीढ़ी को बहुत आसानी से स्थान नहीं दिया जा रहा है, और इससे इन सारे दलों को उबरना पड़ेगा। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो अभी निकल के आई है कि संगठन, कांग्रेस संगठन की जिला इकाइयां, जैसे अभी चर्चा हुई, जिला इकाइयां ध्वस्त पड़ी हैं, उनके भवन नहीं हैं, उनमें नियमित गतिविधियां नहीं होती हैं। आज चूंकि कार्य समिति की बैठक थी, तो उसके लिए हमने देखा कि कल पंजाब में बैठक हो गई, कल मध्य प्रदेश में बैठक हो गई, 2-4 बैठकें करके एक औपचारिकता कि हाँ भाई क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो एक औपचारिक बैठकों के जरिए एक जन आंदोलन की नींव नहीं पड़ती। अगर 20-20 वर्षों से कोई पार्टी सत्ता में है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15-16 साल से
सत्ता में हैं 17 साल से, तो आपको पार्टी कार्यालय में बैठकों से कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस सेवा दल को जीवित करना पड़ेगा उनको। अब ठीक है, हम लोग सिर्फ इतनी चिंता कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपना घर ठीक करने की मुख्य जिम्मेदारी तो उनकी है। हम एक पत्रकार होने के नाते सिर्फ ये कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र में एक मजबूत प्रतिपक्ष होना चाहिए। और अगर हमने मान भी लें कि अब दो विचारधाराएं बन गई हैं, तो जिस विचारधारा को कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है उस विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए या प्रतिपक्ष को मजबूत बनाने के लिए हम जो अपनी सदाशयता और रचनात्मकता दिखा सकते हैं वो दिखा सकते हैं। लेकिन तीसरी बात आती है कि इसमें अब लोगों के दिलो दिमाग पर ये मुद्दे क्यों नहीं छाते कि अगर महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है और तमाम सारी जो चीजें हैं वो सब सामने, उनको उनके दिलों को क्यों नहीं मथती। वो 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल भी खरीद रहे हैं। सब्जियों के भाव देखिए आसमान में। आज मैं बाजार में इस शो में आने के पहले गया तो मैं जिस सब्जी वाले से लेके आया 15 रुपए का एक नींबू मिला, 15 रुपए का एक नींबू। तो ये जो सब्जियों का, जो प्याज के दाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हाय तौबा मचा देती थी, वो आज हम देखें कि सब्जियों के भाव आसमान पर हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और सारी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, कपड़ों के भाव, ट्रेवल एजेंसियों के रेट देख लीजिए, मार्केट के तमाम उत्पादों के रेट देख लीजिए। तो आमदनी आदमी की बढ़ी नहीं है, लेकिन खर्चे वही के वही रहते हैं। एक बार आप खर्चा अपना विस्तार कर लें तो फिर चाहे जितना महंगाई हो जाए आपको उन खर्चों में कटौती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उन नकली मुद्दों ने इन असली मुद्दों पर लोगों के दिमागों में इतना गहरा असर कर लिया है कि लोग अब जब वोट करते हैं तो सारी चीजें ये भूल जाते हैं। तो अगर इस आधार पर ऐसा कोई विभाजन कर दिया गया है, चाहे वो आईटी सेल के जरिए किया गया हो, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए किया गया हो, चाहे वो और प्रोपेगेंडा एजेंसीज के जरिए किया गया हो, तो कांग्रेस को इस मामले में बहुत सतर्क और सावधान और संवेदनशील होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस भी प्रोपेगेंडा करे, कांग्रेस भी फर्जी कहानियां बनाए, कांग्रेस भी नकली इतिहास की कथाएं पेश करे, लेकिन कम से कम उन्होंने जो देश के साथ किया है वो तो सही अर्थों में अपने लोगों के, मतदाताओं के सामने रख सकते हैं, सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति करते हुए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक ग्रास रूट लेवल पे उनके पास कोई उचित तंत्र नहीं होगा, और उस तंत्र की बड़ी कमी है। पार्टी को देखना है कैसे करें। यूपीए का नेतृत्व सोनिया गांधी कर सकती हैं, राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, और प्रियंका, जैसे कि अमित शाह की जिक्र आया था कि अभी वो माइक्रो मैनेजमेंट का काम करते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट में हमने अभी हाल में उत्तर प्रदेश में देखा कि मैं बहुत ही भरोसे के साथ कह सकता हूं कि प्रियंका गांधी को उतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट का अगर हम बात करें तो हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जितना घूमे हैं या जो प्रचार में गए हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है, और इसका असर संभवतः 2024 के इलेक्शन में जरूर दिखेगा। ये 2022 जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी का मंथन था ही नहीं, ये प्रयास 2022 के लिए था ही नहीं। मिल जाते अच्छी बात है, लेकिन जो अभी तक जो प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में हुआ है वो 2024 की तैयारियों को स्पष्ट करता है। 10 मार्च के बाद आप देखिए तो चाहे जीते पार्टी या हारे, समीक्षा होती है। 3 बैठकें हो चुकी हैं, रोज लगातार मेरी जानकारी में तो है कि वो बैठकें रोज चल रही हैं, मैदान में भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोगों को मजबूत प्रतिपक्ष कैसे खड़ा हो इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। जी राजीव। जी बिल्कुल, बैठकों और चिंतन का जो दौर